आज के क्लास में हम देखेंगे नागरिकता, द सिटीजनशिप। क्या आप भारत के नागरिक हैं? यदि आप भारत के नागरिक हैं, तो आपने सोचा है कभी कि किस बेस पे आप भारत के नागरिक हैं? क्या भारत के नागरिक आप जन्म से हैं, जन्म के आधार पे हैं, कि पंजीकरण के द्वारा हैं आप? क्या आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, उसको भारत सरकार ने छीन कर अपने अंदर सम्मिलित किया, तब आपको नागरिक बनाया? या आपने देशीकरण के माध्यम से, यानी कि 12 साल पहले आप रहे, उसके बाद भारत सरकार को आपने एप्लीकेशन लिखा कि हम 12 साल रह चुके हैं, उसके बाद हमको नागरिकता दी जाए, ऐसा आपने किया? या आप ये कहते हैं कि हमारे वंशज यहीं के थे, इसलिए हम भारत के नागरिक हैं, ऐसा है? आप सोचिए इसके बारे में और मुझे रिप्लाई कीजिए कि किस आधार पे आप अपने आप को कहते हैं कि हम भारतीय हैं? यदि आप कहते हैं कि हम जन्म के आधार पे हम भारतीय हैं, तो लाल कृष्ण आडवाणी, वो तो पाकिस्तान में जन्मे, तो हमारे भारतीय कैसे हो गए? ठीक है। यदि आप कहते हैं कि नहीं, हम पंजीकरण के द्वारा भारतीय हैं, तो जो यहाँ पे लोग जन्मे हैं, जिन्होंने कभी पंजीकरण कराया ही नहीं, तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? आप कहते हैं कि ठीक है, भारत सरकार ने दूसरे देश पे आक्रमण किया, वहाँ की पूरी एरिया को अपने अंतर्गत सम्मिलित कर लिया, तब हम भारत के नागरिक बन गए। तो आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। और ऐसा भी नहीं हुआ है कि आप 12 साल रहे हैं, तब भारत सरकार को अपने एप्लीकेशन लेके भारत सरकार ने आपको सिटीजन डिक्लेयर किया, ठीक है? तो ये सब सारे पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे हम कहते हैं कि भारत के नागरिक हैं। एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का, जो हाउसफुल मूवी बनाए हैं, है ना? हेरा-फेरी बनाए हैं, मोहरा बनाए हैं, सैनिक बनाए हैं, ये बहुत सारी मूवी इनका है, बहुत टैक्स पे करते हैं ये। आपको पता है कि एक समय ये भारत के नागरिक थे, लेकिन 1990 के दौर में हम देखते हैं कि इनकी जब 12-13 फ़िल्में फ्लॉप होती हैं, तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बॉलीवुड छोड़ने का निर्णय लेते हैं और कनाडा में अपने दोस्त से बात करते हैं कि यार मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ना है और मुझे आके कनाडा में सेटल होना है। उनका दोस्त बोलता है कि ठीक है, तू कनाडा आ जा भाई, यहाँ के लिए कनाडा आने के लिए तुमको पासपोर्ट चाहिए, तू पहले सिटीज़नशिप बने कनाडा का। इन्होंने क्या किया, अक्षय कुमार ने कनाडा गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखा, कनाडा गवर्नमेंट ने इनको कनाडियन सिटीजनशिप दिया और जिस दिन ये कनाडा का पासपोर्ट मिलता है, उसी दिन से इनकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। भारत सरकार इनकी नागरिकता खत्म कर देती है। लेकिन उसके बाद इनकी फ़िल्में चलनी शुरू हो जाती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि फिर भारत में रहना शुरू किया इन्होंने, जो कि ओसीआई हो गए थे ये, यानी कि ओवरसीज़ सिटीज़न्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के ये नागरिक हैं, लेकिन अब नहीं है, ये बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं। यानी कि पूर्णतः ये भारत का नागरिक नहीं है। तो जो पूर्णतः भारत के नागरिक नहीं होते हैं, तो वो भारत में रह के कमा तो सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, टैक्स भी पे कर सकते हैं, लेकिन बस अंतर ये होता है कि वो वोट नहीं दे सकते, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है? ये चीज़ें था। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने डिंपल कपाड़िया से शादी कर लिया, राजेश खन्ना की बेटी से इन्होंने शादी किया, एक इंडियन लड़की थी। उसके बाद शादी करने के बाद इन्होंने क्या किया कि एप्लीकेशन लिखा, रजिस्ट्रेशन कराया अपने आप को और नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस, जो कि ये सब कंसेप्ट आपको बताऊँगा मैं कि क्या है रजिस्ट्रेशन और क्या है नेचुरलाइजेशन, आपको बताऊँगा मैं। इसके माध्यम से फिर भारत सरकार को ये एप्लीकेशन लिखते हैं कि साहब मैं भारत में इतने साल से रह रहा हूँ, 12 साल से रह रहा हूँ मैं, इतना कंप्लीट कर चुका हूँ, अब मुझे भारत की नागरिकता दे दी जाए। तब हम देखते हैं कि आज 2026 चल रहा है और इससे 3 साल पहले यानी कि 2023 में अक्षय कुमार बॉलीवुड एक्टर को भारत की नागरिकता दी गई। आप सोचिए, क्या आपको पता था ये चीज़ें? दूसरा एग्जांपल, लाल कृष्ण आडवाणी साहब, वो पाकिस्तान में जन्मे, लेकिन आज वो भारत की नेशनल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की वो महानतम नेताओं में से एक हैं, जो कि वो इंडियन है। तो ये सब चीज़ें कैसे हो जाती हैं?
संविधान में ऐसा कोई परफेक्ट लॉ कानून बना है क्या कि जो डिसाइड करे कि नागरिक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? तो मैं आपको कहूं कि भारत में ऐसा कोई परमानेंट नियम नहीं है, बल्कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, वो लोग कहे कि ऐसा कोई परमानेंट कानून हम नहीं बनाएंगे, लेकिन आर्टिकल 11 में हम क्या करेंगे, आर्टिकल 11 को इतना पावर दे देंगे कि वो संसद को कहेगा कि आप कानून बनाइए। तो जो संसद कानून बनाती है नागरिकता के लिए, वो आर्टिकल 11 के माध्यम से बनाती है। और आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 ही पार्लियामेंट को पावर देता है, और पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 बनाया आर्टिकल 11 के अंतर्गत। ठीक है, वही सिटीजनशिप एक्ट 1955 5 तरीके देते हैं हमें कि हम किस तरीके से भारत के सिटीजन बनेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए समझते हैं। नमस्कार, आज की क्लास में हम देखेंगे नागरिकता के बारे में। ये जो मेरी क्लास होगी प्री प्लस मेंस अप्रोच की होगी। प्री यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो रहता है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, तो जो फैक्ट है उसको समझाऊंगा। मेंस अप्रोच यानी कि 250 वर्ड्स में एक क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उसका आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा 250 वर्ड्स में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसको आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं और सिटीजनशिप के कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं आप। ये जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, उन सभी को एनालिसिस करने के बाद उनका जो समरी होता है, जो सार होता है, उसको मैंने अपने इस क्लास में इंक्लूड करने की कोशिश किया है, जिससे आप यूपीएससी हो, स्टेट सिविल पीएससीज हो, बीपीएससी, यूपीपीएससी, ठीक है, या जो भी हमारे वन डे एग्जाम्स होते हैं, इन सभी के लिए जहाँ पे पॉलिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उन सभी के लिए ये मेरी क्लास यूजफुल होगी। ठीक है, तो चलिए आपको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम देखेंगे द सिटीजनशिप। ठीक है, ये सिटीजनशिप है क्या? ओके, देखिए, ये जो सिटीजनशिप है जो हमें मिला है, ये आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है 11 से हम देखते हैं। ओके, यानी कि सिटीजनशिप बनने का कोई एक परमानेंट लॉ नहीं है। हमारे पार्लियामेंट ने, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने, जो संविधान सभा ने हमारा एक नागरिक बनने का परमानेंट नियम नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि बहुत हमारे रीजनल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है ना, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। अभी पाकिस्तान बंटवारा हुआ है, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो एक हम परमानेंट लेके नहीं आ सकते। यहाँ पे इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस भी रह रहे हैं, एंग्लो इंडियन भी रह रहे हैं, तो इन सब का एक परमानेंट हम नहीं बना सकते, क्योंकि समय के अनुसार हमको चेंज करना पड़ेगा कि कौन हमारे देश में नागरिक रहें या न रहें। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 11 में इन्होंने मेंशन कर दिया, ठीक है, कि संसद को बनाने का अधिकार है सिटीजनशिप का। ठीक है, किसको अधिकार है? ये पार्लियामेंट को। जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसको सिटीजनशिप कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे उनको बनाने का अधिकार दिया। कौन दिया? आर्टिकल 11 ने। तो जब आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट को पावर दिया, तब ये देखते हैं कि यही पार्लियामेंट आर्टिकल 11 की सहायता से ये बनाता है द सिटीजन द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मूल है, बेस आपका ये द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ही है। इसके बाद देखेंगे कि 1955 के बाद बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं,
1986 में अमेंडमेंट होगा, संशोधन होगा, 1992 में संशोधन होगा, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। तो किस तरीके से हम सिटीजन नागरिकता हम देते जाएंगे लोगों को, उस तरीके से जब तक हम संविधान को संशोधन नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। और ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, आर्टिकल 368, 368। और आर्टिकल संविधान संशोधन करने का प्रावधान कहाँ से लिएगा? साउथ अफ्रीका से, ये जो कि आपको पहले बता चुका हूँ। ओके, तो जब ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना तो इसने कहा कि भैया ऐसा है कि कौन कौन हमारे सिटीजन रहेंगे, है ना, उसके लिए हम 5 नियम बनाते हैं। ठीक है, इंडिया का ब्रांड क्या रहेगा हम बनाते हैं। तो इसने क्या किया कि 5 मेथड इसने दिया, 5 मेथड, 5 मेथड्स ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, यानी कि कैसे आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ये 5 नियम बताया इसने। ठीक है, अभी जो 5 नियम बताया ये कौन कौन सा है देखिए। पहला है हमारा बर्थ, यानी कि जन्म से। ठीक है, जन्म से मतलब ये है इनका कि जो आदमी या जो बच्चा, जो लोग भी 26 जनवरी, ये हमारा 26 जनवरी 1950, 1950 को जन्मे या 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मे हैं, ठीक है, वो अपने आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये हमारा याद रखिएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी भारत में जन्म लेगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा। पहला कंसेप्ट ऑटोमेटिकली। 25 जनवरी 1950 तक भी यदि कोई जन्मा है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 26 जनवरी को या 26 जनवरी के बाद अब जो भी जन्मेंगे भारत में वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, पहली बात। ओके, ठीक है, इसको फिर और भी इसमें चीजें हैं वो समझाएंगे, पहले बेसिक समझिए। यानी कि जन्म से हो गया, दूसरा था, ठीक है, यानी कि ये पहला था आपका, अब ये दूसरा। दूसरा में है कि रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण। पंजीकरण में ये है, ये कहा गया कि यदि कोई विदेशी, यदि कोई भाई जो हमारा इंडिया में जो जन्म लिया है, जो लोग जन्म लिए हैं वो तो भारतीय हो गए, काम खत्म उनका, जो भारत में जन्म लिए हैं भारत हो गए। रजिस्ट्रेशन का मतलब उनके लिए, विदेशी के लिए, यदि कोई विदेशी अमेरिकन, चाहे ब्रिटिश से हो, चाहे जापान से हो, कहीं का भी हो, यदि भारत के किसी से शादी करता है, यानी कि मेल और फीमेल, यदि वहां का मेल है यहाँ की फीमेल से शादी किया, या वहां की विदेशी फीमेल है और यहाँ के मेल से शादी कर ली, ठीक है, शादी करने के बाद यदि वो 7 साल तक, 7 कितना, 7 इयर्स, 7 साल तक यदि इंडिया में रहते हैं वो कपल, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, वो स्पाउस, जिस उन स्पाउस में एक हमारा इंडियन हो और दूसरा विदेशी, तो 7 साल रहने के बाद वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, और तब उनको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सिटीजनशिप उनको मिल जाएगा। ठीक, ये 2 चीजें। तीसरा एक्विजिशन, एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, टेरिटरी। ओके, मतलब इसका है कि यदि कोई दूसरे राज्य और देश का कोई क्षेत्र है, उसको यदि हम अपने अंदर मिला लेते हैं और भारत का भाग बन जाता है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, हमने क्या किया था, ठीक है, कि सिक्किम जो है, ओके, तो सिक्किम को क्या किए थे हम लोग, सिक्किम
ये हमारा भारत का पार्ट बन गया 1975 में। ठीक है, जब 1975 में सिक्किम भारत का पार्ट बन गया, तो सिक्किम के जितने भी लोग थे, वो सब लोग भारत के नागरिक कहलाने लगे। ठीक, यानी पहला आप समझ गए, यानी कि जो इंडिया में जन्म लेगा वो तो भारतीय हो गया। रजिस्ट्रेशन में यानी कोई विदेशी है, ठीक है, इंडिया के कोई महिला या पुरुष से शादी करके इंडिया में ही 7 साल तक वो दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो वो अप्लाई करेंगे तो उनको मिल जाएगा भारत की नागरिकता। तीसरा हम देखते हैं, कोई बाहरी क्षेत्र है, उसको किसी भी तरीके से हम यदि भारत के अंदर सम्मिलित कर लेते हैं, तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे, जैसे हमने सिक्किम के साथ किया। ठीक है, चौथा चौथा है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन नेचुरलाइजेशन में यह है कि मान लीजिए कोई विदेशी है, वो यहाँ पे आके शादी नहीं किया, वो पहले से शादीशुदा है, हस्बैंड वाइफ इंडिया में आए, मान लीजिए कि बिल गेट्स और उनकी वाइफ इंडिया में आते हैं, और इंडिया का कल्चर उनको अच्छा लगता है, वो टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन से उब चुके हैं, उनको पीसफुल चाहिए लाइफ, और वो हिमालय में बसना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में बसना चाहते हैं, वादियों में रहना चाहते हैं, तो वो आएंगे, और आने के बाद उनको कम से कम 12 साल तक, कितना, 12 ईयर्स, एक याद रखिएगा ये चीजें, ये नेचुरलाइजेशन में हमारा 12 साल है और रजिस्ट्रेशन में हमारा 7 साल है। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप याद रखिएगा। तो बिल गेट्स और उनकी वाइफ जो हैं, उनको आके पहले 12 साल तक इंडिया में रहना पड़ेगा। ठीक है, पहली कंडीशन। जब 12 साल रह गए, उसके बाद जो आपका शेड्यूल 8 है, अनुसूची 8वां जो अनुसूची है, उसमें 22 लैंग्वेज है, उन 22 लैंग्वेज में कम से कम एक लैंग्वेज उनको आनी चाहिए, सीखना पड़ेगा। तो जब वो लैंग्वेज भी सीख लिए, 12 साल रह भी लिए, तब वो क्या करेंगे कि भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि मैंने ये सारे जो कंडीशंस हैं फुलफिल किया है, प्लीज मुझे इंडिया का सिटीजनशिप दीजिए। तब इंडियन गवर्नमेंट सोचेगी और उनको भारत की नागरिकता प्रदान करेगी। ठीक है, तो वो प्रोसेस हमारा हो जाएगा नेचुरलाइजेशन। ओके, ठीक है। अब जो पांचवा जो है, जो सब लोग कहते हैं कि वंशज, हमारे वंशज यहीं के थे, तो हमारी भी नागरिकता भारतीय ही होगी। ठीक है, यानी कि आपके जो डेसेंट हैं उनके तौर पे, तो देखिए, जो भारत में जन्मा है, जो भारत में जन्मा हो तो भारत का नागरिक हो ही गया, तो ये अपने वंशज का हवाला कौन लेगा कि हमारे वंशज जन्मे हैं तो हम भारतीय हैं? ऑब्वियसली वह लेगा कि जो विदेश में रह रहा है, जो भारत में नहीं रह रहा है। ठीक है, OCI है। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिसके दादा और दादी, चाहे माता पिता, वो लोग क्या है कि भारत में जन्मे, लेकिन वो जो है उनका मतलब बेटा, वो जाके विदेश में सेटल है। वो चाहे मान लीजिए कि कोई विदेशी है, आप हैं, ओके, आपकी जॉब लग गई MNC में, मल्टीनेशनल कंपनी में, जैसे खासकर डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स स्पेशली होते हैं। तो मान लीजिए कोई इंजीनियर है, वो चला गया विदेश में, ठीक है, और वहीं पे वो सेटल हो गया। 30 साल बाद, 25 साल, 30 साल के बाद उसका बेटा भी वहां पे है, जो यहाँ से इंजीनियरिंग करके गया है और शादी कर लिया तुरंत। तो मान लीजिए कि 20 साल के बाद उसका 10 साल का बच्चा, 11 साल का, जो भी है, यानी कि 20 साल बाद उस इंजीनियर का बेटा बोलेगा भारत सरकार से कि हम आपके सिटीजन, हमको भारत की नागरिकता चाहिए। तो भारत सरकार पूछेगा, भाई आप तो जिस देश में रह रहे हैं, मान लीजिए अमेरिका में रह रहे हैं, तो आप अमेरिकन हैं, तो भारत तो क्यों चाहिए, क्या बेस है? या तो आप आइए और 12 साल रहिए, नेचुरलाइजेशन, तब आपको देंगे, और नहीं तो आप आइए और किसी महिला से, इंडियन किसी महिला से शादी कीजिए और 7 साल उसके साथ रहिए, तब रजिस्ट्रेशन कराइए, तब आपको देंगे भारत की नागरिकता।
ये कहे कि नहीं, 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 हम 12 साल आके नहीं रहने वाले, उतना नहीं रह पाएँगे। दूसरा, हम मेरी शादी मैं शादी कर चुका हूँ, तो रजिस्ट्रेशन वाला काम भी नहीं कर सकता। बर्थ हमारा इंडिया में हुआ नहीं है, ठीक है? और एक्विजिशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी जो है तीसरा, वो भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा हूँ। चौथा, यानी कि आप मुझे कह रहे हैं कि 12 साल हम रहें, यानी कि 12 साल हम टाइम बर्बाद करें, ये भी नहीं। तो क्या तब सरकार कहेगी तब क्यों दें? तब कहेगा देखिए, देखिए, रुकिए, मुझे एक चीज़ याद आ रहा है। मेरे माता-पिता में से कोई एक या दोनों वो भारतीय थे, अब हमको दीजिए। तब भारत सरकार कहेगी हाँ, ठीक है, चलिए, इस पे हम आपको कंसीडर करते हैं। तब भारत सरकार उस पे कंसीडर करेगी, सोचेगी और तब उसको भारत की नागरिकता दे सकती है। ठीक है? तो ये 5 तरीके से आपका था। ठीक है? एक तो अपना बर्थ पे देख लिए, जन्म, यानी कि आप भारत में जन्मे हैं तो आप ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन गए हैं। ठीक है? और खासकर एक डेट मेंशन है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्मे हैं तो भारत के नागरिक हो गए। रजिस्ट्रेशन, यदि आप विदेशी हैं, ठीक है, और भारत, तो क्या करना पड़ेगा? यदि विदेशी हैं और भारत की आपको नागरिकता चाहिए, तो यहाँ की किसी महिला या पुरुष से शादी कीजिए और यहीं पे भारत में ही 7 साल रहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराइए अपना, सरकार आपको भारत की नागरिकता देगी। ठीक है? तीसरा, जो सिक्किम के साथ हुआ, यदि भारत सरकार उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले ले, तो वहाँ उस क्षेत्र का जो पब्लिक होगी, वो भारत की सिटीजन कहलाएगी। या नेचुरलाइजेशन, जिसमें यदि 12 साल आप इंडिया में रहते हैं, तो उसके बाद अप्लाई कीजिए आप। जैसे अक्षय कुमार ने क्या किया? अक्षय कुमार साहब ने रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन और हमारा नेचुरलाइजेशन, ये दोनों कंसेप्ट जो है, इन्होंने अक्षय कुमार ने एक्सेप्ट किया। अक्षय कुमार, जो अक्षय कुमार बॉलीवुड एक्टर हैं, इन्होंने क्या किया कि भारत सरकार को रजिस्ट्रेशन, क्योंकि डिम्पल से शादी किया है इन्होंने और ये हमारे कनाडियन बन गए। तो जब हमारे 1990 के बाद 92-93 में जब हमारे कनाडियन का कनाडा का सिटीजनशिप बने ये, ठीक है, तो उस समय फिर शादी की है डिम्पल का डिम्पल से, जो भी इनकी वाइफ हो, नाम यदि गलत हो तो इम्प्रूव कर लीजिएगा। तो इन्होंने शादी किया इंडियन लड़की से। उसके बाद वो कहे कि हम 7 साल रह भी चुके हैं, और दूसरी बात कहे कि हम विदेशी तो हैं, कनाडियन हम हैं, लेकिन हम 12 साल भी रह चुके हैं। ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं हम, ठीक है, और साथ में ये भारत में जन्म भी लिए थे, ठीक है, और इनके वंशज भी थे। तो इस आधार पे इन्होंने किया और इनको 2023 में भारत की नागरिकता मिल गई। लेकिन मेनली ये दो, ठीक है, ठीक है। तो ये आप जो पांचों कंसेप्ट है, ठीक है, जिसको आप देखते हैं कि आप कैसे बनेंगे, जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 बोलता है, 5 मेथड देता है, आप उसको देख लिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब इसमें नया मोड़ आता है। नया मोड़ क्या है? नया मोड़ ये है कि पार्लियामेंट ने क्या किया कि सिर्फ 1955 का जो एक्ट है बना के छोड़ा नहीं, बल्कि उसको टाइम के अनुसार इसने उसको मॉडिफाई किया। क्यों मॉडिफाई किया? इसलिए किया कि अवैध प्रवासी भी हो रहे थे, इलीगल माइग्रेशन हो रहा था, अवैध प्रवास हो रहा था, और साथ ही साथ जो भी हमारे विदेश में लोग रह रहे थे इंडियन ओरिजिन, है ना, उनकी भी कुछ आकांक्षाएं थी कि भारत के विकास के लिए कुछ करें। तो इलीगल जो हमारे माइग्रेंट हैं, यानी बांग्लादेशी से जो घुसपैठियां हो रही थी, उन सभी को टैकल करने के लिए, रोकने के लिए समय के अनुसार हमारे जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, उसमें परिवर्तन हुआ है। तो क्या है, देखिए क्या परिवर्तन है। तो जो हमारा पार्लियामेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर देता है, तो पार्लियामेंट हैज अमेंडेड, संशोधन किया, क्या, किसको? जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955, ठीक है। देखिए, दो चीज यूज करूंगा मैं, CAA, तो वो हमारा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा, और CA यानी कि सिटीजन एक्ट। तो सिटीजन एक्ट 1955 को इन्होंने सुधारा, ठीक है, मल्टीपल टाइम, मल्टीपल टाइम, यानी कई बार इसको इन्होंने सुधारा। कब कब?
ठीक है। एक तो हम देखते हैं कि 1986 में, ठीक। फिर हम देखेंगे 1992 में, ओके। फिर हम देखेंगे 2003 में, ठीक। फिर हम देखेंगे कि 2005 में, फिर हम देखेंगे 2015 में, और फिर देखेंगे 2019 में, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। इसीलिए मैं कहा कि पार्लियामेंट के पास कोई परमानेंट लॉ नहीं है। संसद ने कहा, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कहा कि समय के अनुसार किसको नागरिकता दिया जाए, किसकी नागरिकता खत्म कर दिया जाए, ये हमारा पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि समय के अनुसार जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसको संशोधन किया गया। क्यों किया गया? अवैध प्रवास को रोकने के लिए और जो भारतीय प्रवासियों की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए, ठीक। 1986 में देखते हैं, तो 1986 में क्या होता है ना। 1986 में हम देखते हैं कि 1955 में क्या था। 1955 में था कि यदि इंडिया में कोई भी बच्चा जन्म ले लेगा तो भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। वेरी गुड, आपको पता है। अभी आप देखिए अमेरिका का जो कंसेप्ट है कि आप भले ही इंडियन हैं, आप हस्बैंड वाइफ इंडियन हैं, ठीक है। जैसे कोई इंजीनियर है, हस्बैंड वाइफ दोनों इंजीनियर हैं, अमेरिका में गए, है ना, घूमने के लिए गए या जॉब करने के लिए। यदि वहां उनका बच्चा जन्म लेता है तो वो जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि जो भी हमारी धरती पे जन्म लेगा वो अमेरिकी होगा, वो अमेरिका का सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएगा। तो वही कंसेप्ट कहीं इंडिया में चल रहा था, है ना, कि जो जन्म लेगा वो हमारा भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 1986 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट हुआ तो इसमें कहा गया कि नहीं, अब हर एक बच्चा विदेशी विदेशी बच्चा जो इंडिया में जन्म लेगा वो भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन यदि उसके मम्मी पापा में से दोनों में से कोई यदि एक इंडियन है, ठीक है, तब उसको क्या मिल जाएगा? सिटीजनशिप मिल जाएगा। यानी कि माता पिता में से कोई एक रहेगा तो उसको मिल जाएगा। 1986 में ये रहा। 1992 में क्या रहा? फिर हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना, है ना, यानी कि इसको लिखते रहा हूं CAA, ठीक है, ठीक है। ये हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो जब 1992 में आए तो इसमें ये बोला गया कि मान लीजिए पहले हमारे इंडिया में कंसेप्ट था कि पैट्रियार्की सिस्टम था, पिता के पक्ष को ज्यादा लिया जा रहा था। यानी कि इंडिया से यदि कोई इंजीनियर और डॉक्टर अमेरिका में चला गया या ब्रिटेन में चला गया और वहां जाके वहीं की ब्रिटिशर से, मान लीजिए ब्रिटेन में ब्रिटिशर से लड़की से शादी कर लिया, हो गया, तो उसका एक बेटा हुआ। अब क्या था कि वो बेटा इंडिया में आके कह सकता था कि हमारे पिताजी जो थे इंडियन इंडियन थे, इसलिए मुझे भारत की नागरिकता दी जाए, तो उसको मिल जाता था। लेकिन वो यदि कोई लड़की इंजीनियर है, वो अमेरिका में ब्रिटेन में जाके किसी पुरुष से शादी कर लेती है, तो उसका बेटा इंडिया में आके कहता था कि मेरी माँ इंडियन है इसलिए मुझे नागरिकता दी जाए, तो उस समय तक नहीं था। उस समय तक क्या था? 1992 से पहले क्या था? बस पिता यदि इंडियन है तब तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। यदि पिता इंडियन नहीं है, माँ इंडियन है, तब आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन 1992 में क्या हुआ कि हमारा जो जेंडर इनइक्वालिटी उसको खत्म किया गया और कहा गया कि मम्मी यानी कि मदर और प्लस फादर दोनों में से कोई एक भी इंडियन है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। समझ में आ गया आपको? ठीक है। किसको? विदेशी को। ठीक। अब आइए 2003। 2003 में अब तक ये देखिए, अब तक 1986 और इसमें
देखेंगे ना तो इसमें हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी। आप समझ जाइए, ये हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट है। और यहाँ से आप डिसाइड कीजिएगा कि जो भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी बनती हैं तो उनका क्या आइडियोलॉजी रहता है, उनका क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनका क्या एटीट्यूड होता है, उस तरीके से कोई भी एक्ट को कैसे वो डिसाइड करते हैं, नागरिकता को भी कैसे डिसाइड करते हैं। अब आप देखिए, इसलिए अब पिन चेंज कर रहा हूं मैं। कौन सा लूं, लीजिए देख लेता हूं। अब देखिए 2003, 2005, 2015 और 2019, ये जो है ये हमारे बीजेपी की गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की। अब देखिए इसमें क्या हो, 2003 में यहाँ कांग्रेस में देख लिया कि कांग्रेस में क्या है कि नहीं भाई, 1986 में क्या हुआ था कि एक मम्मी चाहे एक पापा, मम्मी चाहे पापा में से कोई एक इंडियन रहने चाहिए। 1992 में क्या हुआ कि मदर और पापा दोनों में से कोई भी यदि भारतीय है तो आपको सिटीजनशिप भारत की मिल जाएगी। 2003 में, जैसे 2003 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने की बात हुई तो किस बेस पे लाया गया कि अवैध हमारा माइग्रेशन ना हो, ठीक है, यानी कि इलीगल माइग्रेशन ना हो, अवैध प्रवास ना हो। और अवैध प्रवास कहाँ से, यानी बांग्लादेश से। पहले क्या था कि बांग्लादेश से लोग घुसपैठी आके इंडिया में और यहाँ की नागरिकता ले लेते थे। लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट आई 2003 में, संविधान और उसको सिटीजनशिप को, नागरिकता को जो संशोधन करती है और कहती है कि यदि बांग्लादेश का कोई भी नागरिक यदि इंडिया में आए और उसका कागज यदि प्रस्तुत न कर पाए सही से तो उसको हम इलीगल माइग्रेंट बना के जेल में डालेंगे और पनिश करेंगे। 2003 में लेके आ गई है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, ओसीआई भी लेके आ गए, यानी कि आप देखेंगे इलीगल इलीगल माइग्रेंट और प्लस ओसीआई। ओसीआई मतलब जिससे अक्षय कुमार हमारे थे तो ओसीआई थे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये दोनों कंसेप्ट लेके आएगा। लेकिन इसमें देखेंगे कि 2003 में ओसीआई जो है ये सिर्फ 16 देशों के लिए अप्लीकेबल था, ठीक है, इसमें पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए नहीं था। ओके, अब देखते हैं 2005 में क्या होता है। 2005 में ये होता है कि ये जो ओसीआई है ना, इसको पूरे देश में, पूरे जो जो भी नेशन वर्ल्ड है, पूरे नेशन में फैला देते हैं, पाकिस्तान और इसको बांग्लादेश को छोड़ के। ओके, ओसीआई जो हमारा ओसीआई है एट वर्ल्ड, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के। 2015 में हम देखते हैं कि 2015 में क्या होता है। 2015 में जो हमारा पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और प्लस ओसीआई जो इन्होंने लेके आया था, ये दोनों को मर्ज करके इस सिंपल ओसीआई कंसेप्ट दे देते हैं। कुछ इसमें नहीं है, बस समझिए कि ओसीआई कर दिया, ओसीआई चलो, ठीक है। उसके बाद उसी समय हमारे अक्षय कुमार ने अप्लाई किया था कि ठीक है हम इतने साल कंप्लीट कर चुके हैं, हमको भारत की नागरिकता दी जाए। तो हो सकता है कि उनके लिए भी स्पेशली हो, लक उनका साथ दे रहा हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2019 में क्या होता है, ठीक है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है मुझे। ओके, ठीक है, बता रहा हूं मैं। 2019 में क्या होता है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट है, उस क्या करती है कि 10 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लेके आती है, सीएए 2019 लेके आती है। उसमें ये कहती है कि जो 3 देश हैं, 3 देश के जो 6 समुदाय या धर्म के लोग हैं, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी यदि वो 5 साल तक रहेंगे इंडिया में तब। वो भी डेट बता दी कि यदि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी हमारे इन 3 देशों से जो माइनॉरिटी के लोग आए हैं तो उनको हम दे देंगे। कौन है बता रहा हूँ, ठीक है, उसको समझा रहा हूँ मैं। तो इन्होंने लेके आया, ठीक है। उसके बाद 2019 में इन्होंने मुस्लिम को छोड़ के जो भी हमारे माइनॉरिटी थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में और भारत में आए थे और 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके थे, उन सबों को 5 साल रहने के बाद उनको भारत की नागरिकता दे दी गई, ठीक है। ये हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं अलग से बता रहा हूँ। ओके, देखिए 2019 के बाद
तो क्या है द, यहां से क्वेश्चन बहुत आएंगे, इसलिए इसको आप सही से पढ़िएगा। द सिटीजन, द सिटीजनशिप, है ना, अमेंडमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2019, यह है। कौन लेके आई? भाजपा सरकार ने, ठीक है, जो अभी सरकार चल रही है। ओके, इसने क्या किया? इसने कहा, ठीक है, इसने फास्ट ट्रैक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस फॉर, जो हमारा परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज थे, फ्रॉम, कहां से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। आप देखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पे जो मेजोरिटी है ना, वो किसकी है? मुसलमान की। ओके, तो यहाँ पे ये 3 देश हो गए। जो हमारे परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। तो मुसलमान को छोड़ के हमारे कौन से हैं? 6 रिलीजन के लोगों को माना गया। कितने? 6। ओके, कौन कौन से? देखिए, पहले तो हिंदू मुस्लिम, हम क्या बोलते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, लेकिन यहाँ पे मुसलमान को खत्म कर दिया जाएगा। हिंदू, ठीक है, क्रिश्चियन, ठीक है, सिख, बुद्धिस्ट, ठीक है, जैन, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे कौन होंगे? पारसी, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, मुसलमान इसमें नहीं थे, ठीक है। ये चीजें लेके आई और कही कि ऐसा है कि जो हमारा नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, आपको पता है कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस कितना साल का है? 12 साल, ठीक है, आपको बताया हूं मैं। इसने कहा कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो माइनॉरिटी हैं, यानी कि मुसलमान को छोड़ के जो भी माइनॉरिटी हैं, वो इंडिया में आएंगे, ठीक है। और 31 दिसंबर 2014 ये डेडलाइन था, यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी आ चुके हैं ये माइनॉरिटीज, कहाँ? इंडिया में, है ना, वो क्या करेंगे कि 5 साल तक, 5 इयर्स, देखिए नेचुरलाइजेशन में 12 साल था, लेकिन इन्होंने इसको कर दिया 5 साल। 5 साल तक यदि रह गए हैं इंडिया में, तो उनको अवैध जो प्रवासी है उसको बना के नहीं, अब वो हमारे इलीगल माइग्रेंट्स नहीं है, अवैध प्रवासी नहीं है, बल्कि वो हमारे भारत के नागरिक बन जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक। अब ये जो, यहाँ तक अब समझ में आ गया आपको कि ये जो हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, फारसी जो हैं, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हैं, यदि वो लोग उस देश को छोड़ के भारत में आए हैं और 31 दिसंबर 2014 से पहले आके रह रहे हैं और 5 साल यानी कि 2020 तक कंप्लीट हो जाएगा ना, यदि रह जाएंगे तो उनको भारत की नागरिकता बना दी जाएगी। सोचिए। ओके, ये किसने किया? बीजेपी गवर्नमेंट ने। मुसलमान को छोड़ दिया, सिर्फ मुसलमान को एक्सक्लूड किया और सभी को माइनॉरिटी बना के इंक्लूड कर लिया। यह मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, पहले देख लीजिए, एक तो ये पॉइंट हो जाएगा, दूसरा ये 5 ईयर, तीसरा है कि ये जो हमारा एक्ट पास हुआ वो हमारा कब पास हुआ? तो एक्ट हमारा पास हुआ 11 दिसंबर 2019 को, है ना, एक्ट पास हुआ।
एक्ट पास्ड बाय राज्यसभा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा ये 10 जनवरी 2020, ठीक है, 10 जनवरी 2020 से ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फोर्स में आ गया, लागू हो गया पूरा, केम इनटू फोर्स फ्रॉम। ठीक है, यानी कि 10 जनवरी 2020 से हमारा जो ये एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये पूरी लागू हो गई। यानी कि 2014 से पहले यदि कोई आके भारत में रह रहा है, तो जैसे ही 2020 हमारा हुआ 10 जनवरी, तो वो सभी के सभी हमारे जो माइनॉरिटी थे वो भारत के नागरिक बना दिए गए। ठीक, यह मेरा क्वेश्चन है कि आप बताइए कि आप सारे हिंदू जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उनको आप बना दिए, लेकिन श्रीलंका के जो तमिल हिंदू हैं उनको आपने क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि आपको वोट नहीं करेंगे। म्यांमार के जो रोहिंग्या हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, आपने बुद्धिस्ट जो हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, उनको आपने तो इंक्लूड कर लिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वहां से। लेकिन म्यांमार में जो रोहिंग्या थे, उनको भी तो प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, उनको आपने क्यों नहीं इंक्लूड किया? ठीक है, ये हमारा क्रिटिसिज्म का पार्ट है, जो क्रिटिक है ये सब पॉइंट रखते हैं। ओके, तो आप इसको जब क्वेश्चन कभी 250 वर्ड्स में आए तो आप इस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने समझा कि जो हमारा जो द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है, जो बीजेपी गवर्नमेंट लेके आई, ठीक है, तो उसने क्या किया कि 3 देश 6 धर्म, ठीक है, को 5 साल रहने के बाद हमारा 10 जनवरी 2020 को ये पूरा लागू हो गया और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित हो गया था। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ओके, ठीक, ये तो पूरा आप समझ गए 1955 से लेकर 2019 तक कि किस किस अ, धर्म के किस किन किन लोगों को किस तरीके से हम भारत के नागरिक बना सकते हैं। और आपने देखा कि ये डायनेमिक इन नेचर है, ये स्टैटिक नहीं है, समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहा है। ओके, ठीक, इतना समझने के बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर, हम तो भारत के नागरिक बनने का इतने प्रावधान, इतने प्रोविजन हम देख लिए, सरकार ने संशोधन भी किया है, नागरिकता संशोधन, लेकिन क्या किसी आदमी को भारत का नागरिकता खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका भी है, ठीक है, सरकार ने उसको भी उसका ही प्रोसेस लेके आया है, बताता हूं मैं आपको। ठीक है, हाउ इज सिटीजन लॉस्ट, नागरिकता भारत की कैसे खत्म होगी? तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, टीआरडी, थर्ड पार्टी करके आप याद कर लीजिएगा। ठीक, समझा रहा हूं आपको कैसे। टी यानी कि टर्मिनेशन, टर्मिनेशन, ओके, पहला। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा हमारा रिनंसिएशन, और तीसरा हमारा हो जाएगा, ठीक है, डेप्रीवेशन। यानी कि टर्मिनेशन का हिंदी आप पता है, समाप्ति, ठीक है, और रिनंसिएशन यानी कि त्याग, अपने हम खुद त्याग दिए भाई, और डिप्राइवेशन यानी कि वंचित करना। ओके, अब आप समझिए बढ़िया से। यदि कोई भारत का नागरिक है, वो नागरिक बन गया है, ठीक है, वो चाहे विदेशी रहा हो, चाहे भारत का खुद लोग रहे हैं, वो भारत के नागरिक हैं अभी। लेकिन भारत की नागरिकता कैसे खत्म होगी उसके बारे में हम बताएंगे। तो भारत की नागरिकता जो है वो 3 तरीके से खत्म होती है। एक तो हमारा टर्मिनेशन, एक हमारा रिनंसिएशन, और एक हमारे डेप्रीवेशन। ओके, अब देखिए पहला हम समझेंगे टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में ये है
कि यदि आप अपने इच्छा से दूसरे देश के नागरिकता ले लेते हैं, तो आपका जो भारत की नागरिकता है, अपने आप आर्टिकल 9 के तहत वो खत्म हो जाएगी। ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे अक्षय कुमार साहब ने क्या किया, कनाडा का नागरिकता लिया था इन्होंने। तो जैसे ही उन्होंने पासपोर्ट लिया, कनाडा का नागरिकता लिया, तो उनकी भारत की नागरिकता है अपने आप आर्टिकल 9 ने खत्म कर दिया। समझ में आ गया? ठीक। आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 जो है, अनुच्छेद 9 जो है, वो कहती है कि नो ड्यूअल सिटीजनशिप, इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप। तो जैसे ही आप डबल वाली होगी, यानी इंडिया और ब्रिटेन या किसी कहीं का हुआ, तो इंडिया खत्म कर देगा वो। ठीक है, आर्टिकल 9 वो कहता है। यानी कि आप समझिए कि यदि आप अपने अपनी इच्छा से दूसरे देश का आप नागरिक बनते हैं, तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओके, समझ गए आप इसको। एग्जाम्पल दिया हूं अक्षय कुमार का। अब दूसरा देखेंगे आप, रिनंशिएशन। रिनंशिएशन का मतलब यह होता है कि यदि आप अपनी इच्छा से भारत सरकार को कहते हैं कि भैया ऐसा है कि मुझे भारत का नागरिकता नहीं चाहिए, मैं इंग्लैंड में हूँ, अमेरिका में हूँ, जर्मनी में हूँ, मुझे यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, लोगों का व्यवहार, पीसफुल नेचर मुझे पसंद है, मैं यहीं पे रहूंगा, मैं इंडिया नहीं आने वाला, मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो वो हमारा वो त्याग करेंगे। रिनंशिएशन तब हो जाएगा, वो चीजें आप छोड़ सकते हैं अपने स्वेच्छा से। ओके, इसका आप बोलेंगे अच्छा इसके एग्जाम्पल दीजिए। इसके एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल ये हैं कि हमारे एक साइंटिस्ट हैं, आप उसको सर्च कर लीजिएगा, वेंकट रमन रामकृष्णन। तो जो हमारा वेंकट रमन रामकृष्णन, ये हमारा अमेरिका में भी, ब्रिटेन, दोनों जगह रहे हैं। इन्होंने भारत सरकार को लिखा है कि हमको नहीं चाहिए, त्याग दे दिया इन्होंने। ठीक है, दूसरा देखते हैं, एक बैंकर है, विक्रम पंडित नाम है उनका। विक्रम पंडित ने भी कहा कि मुझे यहाँ की कल्चर पसंद नहीं है, हम अपना ये छोड़ते हैं भारत की नागरिकता। ठीक है, ये भी देख लीजिए आप। तीसरा आप देखेंगे, डेप्रीवेशन, वंचित करना। डेप्रीवेशन है क्या? यदि गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भारत का नागरिक है या भारत का नागरिकता लिया है और वो कोई गलत तरीके से नागरिकता लिया है, ठीक है, या 7 साल से अधिक वो क्या कर रहा है कि विदेश में रह रहा है, वो भारत में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो भारत सरकार चाहेगी तो उसका जो है नागरिकता इंडियन का खत्म कर देगी। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि मान लीजिए कोई सऊदीया रह रहा है, अमेरिका रह रहा है, कहीं पे रह रहा है, यदि भारत, ठीक है, भारत में वो 7 साल तक नहीं आता है, यानी 7 साल तक वहीं रह रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं है उसका, ठीक है, तो भारत सरकार चाहेगी तो उसकी नागरिकता खत्म कर देगी। जैसे एक बेहतरीन एग्जाम्पल दूंगा आपको, तेलंगाना जो हमारा राज्य है, जो आंध्र प्रदेश से कट के बना 2014 में, 2 जून 2014 में, तेलंगाना के हमारे एक्स एमएलए हैं, उनका नाम है चेन्ना मनेनी रमेश। इन्होंने, जो कि जर्मनी में रह रहे थे, इन्होंने क्या किया कि फ्रॉड तरीके से वो कहे कि नहीं हमको भारत में रहना है, हमें भारत की नागरिकता चाहिए, उनको मिला, एमएलए बने, लेकिन फिर क्या किया, इंडिया छोड़ के जाके जर्मनी में रहने लगे। तो भारत सरकार नोटिस की इनको, क्योंकि भाई एमएलए हैं, ठीक है, तो उसके बाद भारत सरकार ने इनका डिप्राइव कर दिया, इनको वंचित कर दिया कि नहीं अब आप नहीं हैं इंडिया के सिटीजन। ठीक है, तो ये जो है हाउ हाउ इज सिटीजनशिप लॉस्ट, इसके बारे में जो टर्मिनेशन है, डिनंसिएशन है एंड डिप्राइवेशन है, इसको विद एग्जांपल आपको मैंने समझाया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया इसमें किनको, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, तो बिल्कुल याद रखिएगा। इनका एग्जाम्पल दिए हमारे कौन थे, वेंकट रमन रामकृष्णन, और इनका एग्जाम्पल दिया वो हमारे कौन है, चेन्ना मनेनी, चेन्ना चेन्ना मनेनी रमेश। ठीक है, तो जब यदि देखिए, आप जब किसी से डिबेट कीजिए,
किसी को फैक्ट रखिए। तो जब तक आप एग्जाम्पल एक आप नहीं देंगे, तथ्य को प्रमाण आप नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो बात रह रही है उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती है। समझ में आ रहा है? तो जब भी आप कोई चीजें आप बोलिए तो उसका विद एग्जाम्पल प्रूफ दीजिए। इस तरीके से इंटेलेक्चुअलिटी आपकी बढ़ेगी और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट शुरू होगा। ओके, ठीक है, ये तो आप समझ गए। ओके, ओसीआई के बारे में आपको बता चुका था मैं कि अक्षय कुमार हमारा ओसीआई थे, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया थे। तो यानी कि जब थे वो, तो जो भी इलेक्शन होता था, है ना, तो अक्षय कुमार न तो उसमें वोट डालते थे क्योंकि अधिकार ही नहीं था वोट डालने का, और नहीं तो कोई इलेक्शन लड़े। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, न तो वोट डाले हैं उस समय, ना इलेक्शन लड़े हैं, और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहे हैं, यानी कि प्रेसिडेंट छोड़ दीजिए, जज, मतलब सरकारी नौकरी वाले भी नहीं रहे हैं। ओके, और इन सब कैसे हुआ? आर्टिकल 9 ने इनका टर्मिनेट किया था ओसीआई स्टेटस। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 9 ने इनका टर्मिनेट किया था इंडियन सिटीजनशिप। ओके, और ये हमारे ओसीआई स्टेटस पे इंडिया में रह रहे थे, काम कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे और इनकम टैक्स भर रहे थे। समझ में आ गया आपको? तो आपने देखा कि जो भारत की नागरिकता जो है वो कैसे, किस एक्ट के माध्यम से मिलता है? तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 से मिलता है। आपने देखा यदि किसी को नागरिकता मिल गई है तो वो नागरिकता खत्म हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल खत्म हो सकता है। अब आप देखेंगे कि किस पार्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मेंशन है और कौन से आर्टिकल। ठीक है, अब आप देखेंगे पार्ट कौन सा है, कौन से भाग में हमारा ये सिटीजनशिप मेंशन है, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, उसके बारे में देखेंगे। जो भाग है, संविधान का जो भाग है, ठीक है, पार्ट, वो हमारा सेकेंड है। फर्स्ट पार्ट में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सेकेंड पार्ट में क्या है? सिटीजनशिप। ठीक है, आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद है। अनुच्छेद जो है आर्टिकल 5 से जो 11 अनुच्छेद है ना, इसमें हम देखते हैं कि सिटीजनशिप के बारे में मेंशन है। ये हमारा है इंपॉर्टेंट, आप इसको रट लीजिएगा। ओके, अब चलिए मैं आपको आर्टिकल 5 के बारे में बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। आर्टिकल 5, अनुच्छेद 5, यह है क्या? देखिए, आर्टिकल जो 5 है, अनुच्छेद 5, ये कहता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 जैसे ही लागू हुआ, तो उससे पहले जो भी इंडिया में जन्मे, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो उस दिन और उसके बाद जो भी इंडिया में जन्मेंगे वो हमारे भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, ये हो गया, वेरी गुड। आर्टिकल 6 क्या बोलता है? अनुच्छेद 6 जो बोलता है, ये कहता है कि जो लोग, है ना, पाकिस्तान से इंडिया में आ गए हैं, ठीक है, कब से? यदि जो लोग, पहली कंडीशन, फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया, इंडिया जो माइग्रेट किए हैं, जो माइग्रेट किए हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, बिफोर, बिफोर कब? जुलाई 19 और 1948। ये कहते हैं कि जो भी हमारे सिटीजन, है ना, यदि पाकिस्तान से भारत आए हैं 19 जुलाई 1948 से पहले, वो तो हमारे भारत के नागरिक अपने आप हो जाएंगे। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो आए हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी कि रजिस्टर मतलब, यानी कि 7 साल इंडिया में उनको रहना पड़ेगा। जहां भी रजिस्ट्रेशन का मतलब आए, यानी कि 7 साल अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि 7 साल उनको रहना पड़ेगा। जो यदि मान लीजिए 19 जुलाई या 18 जुलाई को जो आ गए,
1948 में वो तो अपने आप भारत के नागरिक बन गए, लेकिन जो 20 जुलाई और 21 जुलाई 1948 को आए, उनको फिर 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब उसके बाद भारत के नागरिक बनेंगे। इनका एग्जाम्पल लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी साहब, ठीक है, नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है, उसके महानतम नेताओं में से एक लाल कृष्ण आडवाणी साहब पाकिस्तान में जन्मे और पाकिस्तान से इंडिया में आए और उनको भारत की नागरिकता मिली। ठीक है, तो ये आप आर्टिकल 6 से आप समझ लीजिए। आर्टिकल 7 क्या है? आर्टिकल 7 जो है, अनुच्छेद 7 है, वो कहता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो जब पार्टीशन हो रहा था, यानी कि एक व्यक्ति जो विभाजन के समय डर कर पाकिस्तान चला गया, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का माहौल उसको पसंद ना आया, और जब पसंद ना आया तो 1948 में अस्थायी रूप से भारत वापस आ गया। ठीक है, तो उस समय क्या था कि जब हम रीसेटलमेंट परमिशन चल रहा था, क्या चल रहा था, यानी कि देखिए, फ्रॉम ये भी होगा फ्रॉम पाकिस्तान टू, लेकिन यहां फ्रॉम नहीं होगा, रिटर्न होगा, रिटर्न फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। समझ में आ रहा आपको? ये फ्रॉम पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान से, और रिटर्न फ्रॉम पाकिस्तान यानी कि इंडिया में थे लेकिन पाकिस्तान में गए विभाजन के डर से, है ना, विभाजन के डर से भाई यहाँ पे रहेंगे तो चीजें समझ रहे हैं, कुछ भी समझ सकते हैं आप। तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन फिर वहाँ का माहौल नहीं लगा, अच्छा लगा, तो फिर कह रहे नहीं यार हम चलते हैं, क्योंकि उस समय प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट के लोगों को भी परमिशन था, भाई तुमको जहाँ जाना चले जाओ तुम। तो लोग, कुछ लोग गए, फिर हमारे रिटर्न आए वो, ठीक है, तो जो रिटर्न आ गए पाकिस्तान से इंडिया में, ठीक है, तो उनको क्या मिला, एक हमारा रीसेटलमेंट। पहले तो सेटलमेंट था, लेकिन फिर हमें एक परमिशन दिए, रीसेटलमेंट परमिट। ठीक है, ये रीसेटलमेंट परमिट हमारा आर्टिकल 7 में मेंशन है कि जो हमारे रिटर्न पाकिस्तान से आए हैं और भारत में अस्थायी रूप से रहना चाहते हैं, तो ये रीसेटलमेंट परमिट लेना पड़ेगा उनको, और अस्थायी रूप से भारत में रहेंगे। रीसेटलमेंट मतलब पुनर्वास। ठीक है, ये समझ गए आप? अब देखेंगे आर्टिकल 8, अनुच्छेद 8। 8 क्या बोलता है? ये कहता है, आर्टिकल 8, कि एक व्यक्ति जिसके दादा दादी भारत में जन्मे थे, लेकिन वह 1950 में लंदन में रह रहा था, तो वह अपनी भारतीय जड़ों के आधार पर नागरिकता ले सकता था। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे PIU हो गया, है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना, वो जॉब करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए विदेश में रह रहा है, तो आके बोलेगा कि ऐसा है कि हमारे दादा और दादी जो हैं इंडियन थे, इसलिए हमको भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, तो ये आर्टिकल 8 जो है वो हमें दे देगा। समझ में आ गया? ठीक। आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 है, ये अनुच्छेद ये कहता है, नो डबल सिटीजनशिप। ये बस याद रखिएगा, नो डबल सिटीजनशिप, यानी कि दो नागरिकता नहीं हो पाएगी। यही आर्टिकल 9 जो है, अक्षय कुमार जैसे कनाडियन बने तो इंडियन सिटीजनशिप उनका खत्म कर दिया, ये आर्टिकल 9 में जोर है भाई। तो आर्टिकल 9 यानी कि नो, 9 है ना, यानी कि नो, याद कीजिएगा, नो ड्यूल सिटीजनशिप चाहिए। ठीक है, ये ये बोलता है अक्षय कुमार के केस में, जैसा कि आपको हम बताएं, आपको पता है। ओके, अब आइए देखिए आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या है कि आप देखेंगे कि खासकर एक समुदाय दूसरे समुदाय से पूछती है कि भाई ऐसा है, तुम भारतीय हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो उस उनके लिए जो पूछते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम भारतीय नहीं हो, उनके लिए आर्टिकल 10 जो है तमाचा है। जैसे कोई बोले आपको कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, आर्टिकल उससे आर्टिकल 10 पूछ लेना कि भाई तुम्हें आर्टिकल 10 के बारे में पता है क्या? तो वो कहेगा क्या, आर्टिकल 10 क्या है?
भैया आर्टिकल 10 ये कहता है, क्या करता है, कंटिनेंस, कंटिन्यूएंस, है ना, ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, यानी कि भारत में एक बार जिसको नागरिकता मिल गई है वो भारत का नागरिक रहेगा जब तक इंडियन पार्लियामेंट या गवर्नमेंट ऐसा कुछ नियम कानून न बना दे और उसको रद्द न करे। समझ में आ गया? तो ये चीजें हैं। तो यदि कोई बोलता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम भारतीय हो कि नहीं, उससे कहो कि जाओ तुम पहले पार्लियामेंट से पूछो, जाओ तुम पहले गवर्नमेंट से पूछो, जाओ तुम पहले प्रेसिडेंट साहब से पूछो कि क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। मुझसे मत पूछो भाई। तो कहेगा क्यों? तो तुम कहना कि हमारा आर्टिकल 10 है वो कहता है। यदि तुमको हमें भारत के नागरिक नहीं है, तुम्हें प्रूफ करना है तो तुम प्रूफ कराओ, और तुमको इतना जोर से जाओ और पार्लियामेंट में अमेंडमेंट कराओ, हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें संशोधन कराओ और डिक्लेयर कराओ, मेरा नाम उनसे मेंशन कराओ, तब मैं चला जाऊंगा पाकिस्तान, तब मैं सोचूंगा। लेकिन तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। ठीक है, इसलिए यदि कोई पूछे कि तुम भारतीय नहीं हो तो उसको आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए एक्चुअली ये सब चीजें। तो जब पूछे तो आप आर्टिकल 10 आगे कर देना। ठीक है, यानी कि हमारा क्या है, कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, आर्टिकल 9 नो, आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस, भैया तमाचा मारेंगे। ठीक है, और आर्टिकल 8 क्या है, आपको पता ही है कि आपके दादा दादी कोई एक रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। आर्टिकल 7 क्या है, आपको पता है। 6 क्या है, लाल की सडवानी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए आर्टिकल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 11, ये है हमारा पार्लियामेंट पावर। आर्टिकल क्या करता है कि पार्लियामेंट को पावर देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है क्या करने के लिए। ठीक है, कि पार्लियामेंट हैज द एब्सोल्यूट पावर टू मेक एनी लॉ रिगार्डिंग द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। समझ में आ गया? यानी कि ये जो आर्टिकल 11 है, ये संसद को पावर देता है, पूर्ण पावर देता है कि आप कानून बनाइए कि किसको की मतलब कोई भी किस बेसिस पे हमारे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किस बेसिस पे उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। और इसी अनुच्छेद का उपयोग करके संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बनाया। यही है हमारा आर्टिकल 11। 10 और 11 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज आप समझ गए? ओके, तो अब तक क्या है कि आपको मैंने क्या समझाया, आपको अच्छे से पूरा समझाने की मैंने कोशिश किया है। ठीक है, कि क्या हमारा सिटीजनशिप क्या है। ठीक है, ठीक है, वो हमारा सिटीजनशिप क्या है। हमारा आर्टिकल 12 में पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि आप क्या करेंगे, आप कोई भी नियम कानून बना सकते हैं जिससे एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप आप कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, 1955 में हम देखते हैं कि हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 लेके आया। 1955 में हमारा 5-5 है ना। ठीक है, तो देखेंगे 5 यानी कि 5 हमारा मेथड बनाया और हमारा ब्रांड बना, BRAND। ठीक है, इंडिया के ब्रांड है, इंडिया के ब्रांड है हम लोग, जो भारत के नागरिक हैं वो इंडिया के ब्रांड हैं। ठीक है, हमारा ब्रांड इंडिया है, यानी कि डी से हमारा क्या हो जाएगा, डिसेंट। ठीक है, एन से क्या हो जाएगा, नेचुरलाइजेशन। सब ट्रिक दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा आप, गलत ना हो। ए से क्या हो जाएगा, एक्विजिशन। ठीक है, आर से क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बी से क्या हो जाएगा, बर्थ। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिएगा। हो गया आपको? ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट है 1955, वो कई बार 6 बार यानी कि 5 या 6 बार हमारा अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, कांग्रेस पार्टी थी तो उसने क्या किया कि उसने बहुत उसको स्पेसिफाई किया कि नहीं, अब क्या, जब 1986 में आया तो क्या आया
कि भैया ऐसा है कि कोई एक माता-पिता में से कोई एक इंडियन रहने चाहिए और उसका बच्चा इंडिया में जन्म लेता है, तभी वो भारत का सिटीज़न कहलाएगा। नहीं तो कोई विदेशी आए हैं, दोनों स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों विदेशी हैं और उनका बच्चा इंडिया में जन्म लेता है, तो हमारा इंडियन नहीं कहलाएगा। जबकि अमेरिका में क्या होता है कि आप भले इंडियन न रहें, माता-पिता इंडियन न रहें, लेकिन बच्चा जन्म यदि अमेरिका में लेता है, तो वहाँ का सिटीज़नशिप उसको मिल जाएगा, ठीक है? तो 1986 में कांग्रेस पार्टी ने इसको खत्म की। ओके, 1992 में क्या किया कि अ, माता और पिता दोनों में से कोई यदि एक हमारा इंडियन है और विदेश में उसका बच्चा जन्म लेता है, तो वो बच्चा कुछ सालों के बाद आके बोल सकता है कि मेरी माँ और पिता में से कोई एक या दोनों हमारे भारतीय थे, इसलिए मुझे सिटीजनशिप दिया जाए, तो वो मिलेगा। इसने क्या इंक्लूज करने का कोशिश किया, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, इलीगल जो माइग्रेंट है उनको समझा, ओसीआई कंसेप्ट लेके आया, ओसीआई को फैलाया, 2015 में ओसीआई कर दिया और 2019 में हम देखेंगे, इसको बहुत डिटेल में आपने पढ़ाई किया है कि 3 देश से जो 6 समुदाय के माइनॉरिटी लोग आएंगे, वो 5 साल इंडिया में रहेंगे, तब उसके बाद उनको हम भारत की नागरिकता प्रदान कर देंगे। और वो चीज़ हमारे कब से शुरू हो गई, 10 जनवरी 2020 से शुरू हो गई है। इसका इसका मिनिमम डेट क्या रखा गया, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2014 से पहले की बात रखी गई है, ठीक है। ओके, 2014 में हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आती है, यानी याद रखिएगा, तो यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले यदि जो आ गए हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। ओके, अच्छे से समझाया हूँ। अब जब सिटीजनशिप बन गया तो कैसे लॉस होगा, ठीक है, तो आपको बताया हूँ कि टर्मिनेशन, रिनंशिएशन और डिप्राइवेशन का जो चीज़ें हैं, उससे भारत की नागरिकता खत्म हो सकती है। और उसको अक्षय कुमार, ठीक है, वेंकटरमन रामकृष्णन और चेन्नमनेई रमेश के बारे में एग्जाम्पल देके आपको समझाया हूँ मैं। ये किस पार्ट में आता है, तो आपको बताया हूँ कि पार्ट सेकेंड में आता है। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 5 से 11 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 5 क्या बोलता है, आर्टिकल 5 बोलता है कि 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी जन्मेंगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 6 क्या बोलता है, आर्टिकल 6 बोलता है कि जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, कब, 19 जुलाई 1948 से पहले, तो भारत के नागरिक अपने आप कहलाएंगे। और यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 7 साल टाइम लगते हैं। और इसी में आप देखेंगे कि फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी साहब इसी में से, इसी आर्टिकल के तहत उनको सिटीजनशिप मिला। आर्टिकल 7 देखेंगे कि हमारा रिटर्न फ्रॉम पाकिस्तान, यदि कुछ लोग पार्टीशन के डर से चले गए पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा, फिर वो चले आए इंडिया, तो एक रीसेटलमेंट परमिट हुआ, उसके तहत उनको भारत की नागरिकता प्रदान की गई। आर्टिकल 8 देखेंगे, वही दादा दादी वाला कंसेप्ट, ठीक है, कि दादा दादी यदि भारतीय हैं तो बच्चा विदेश में है तो वहाँ के डिमांड करेगा तो उसको नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल 9, नो ड्यूअल सिटीजनशिप अक्षय कुमार को, इसीलिए उनका ड्यूअल सिटीजनशिप खत्म किया गया था। आर्टिकल 10, मारो तमाचा दौड़ के, यदि कोई पूछे कि तुम भारतीय नहीं हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो उसको बोलिए कि आर्टिकल 10 तुमको पता है, याद है तुमको, तो वो बोलेगा कि अच्छा, वो देखेगा। फिर आर्टिकल 11, 11 ये है कि पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप ऐसा लॉ बनाएंगे जिससे एक्विजिशन और टर्मिनेशन हो सके, ठीक है। ये चीजें थी। इसके बाद क्या है, इतना करने के बाद अब हम देखेंगे, आपने पूरा कंसेप्ट समझ लिया, अब हम देखेंगे 250 वर्ड्स से मेंस के आंसर कैसे आप लिखेंगे। यदि क्वेश्चन दे दिया आपका, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग सिटीजनशिप इन इंडिया रिफ्लेक्ट अ बैलेंस बिटवीन अ कमिटेड नेशनल आइडेंटिटी प्लस एंड अ फ्लेक्सिबल लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। इसने क्या बोला है, ये कह रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक है, नागरिकता के लिए, वो बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है किसके किसके बीच में, एक हमारा नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल राष्ट्रीय पहचान, और फ्लेक्सिबल लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि जो हमारे पार्लियामेंट कानून बनाता है वो फ्लेक्सिबल है, दोनों का बैलेंस बनाता है। डिस्कस इन लाइट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड रिसेंट अमेंडमेंट, जो भी अमेंडमेंट हो गया, मेनली जो आपका अमेंडमेंट हुआ है, कौन सा, 2019 का, उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। पहले आप इंट्रो लिखेंगे, बॉडी पार्ट लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या होगा कि सिटीजनशिप सिग्निफाइज
द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड स्टेट। ठीक है, जो हमारा सिटीजनशिप होता है, नागरिकता क्या होता है, नागरिकता ये है कि हमारा स्टेट और पब्लिक के बीच में क्या है, एक संबंध है। ठीक है, ओके। इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक राइट्स एंड ड्यूटी, समझने का मतलब ये है कि हमारा जो सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, सिटीजनशिप है ना, ये क्या है? सिटीजनशिप एक हमारा रिलेशन है, एक हमारा रिलेशन है। ठीक है, किससे किसके बीच में? स्टेट के बीच में और इंडिविजुअल के बीच में। ठीक है, अब स्टेट क्या करता है कि फंडामेंटल्स राइट्स, ठीक है, और इंडिविजुअल क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। स्टेट की जिम्मेदारी है कि इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट का हनन न हो, और इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी उसको फंडामेंटल ड्यूटीज मिले हैं उसको वो पालन करे। तो ये सब चीजें होगी और जो रिलेशन बनेगा वही हमारा सिटीजनशिप कहलाएगा। सिंपल, ओके। आर्टिकल 5 to 11 यानी कि पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न सिटीजनशिप, जैसा कि आपको मैंने बताया है। ठीक है, ये आप सिंगल सिटीजनशिप कर देंगे। ठीक है, ओके। Constitution and legal framework, ठीक है। द Constitution did not provide a permanent law, आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये कोई परमानेंट लॉ प्रोवाइड नहीं करता है सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, बल्कि जो आर्टिकल 11 है, empowered द पार्लियामेंट टू इनेक्ट लेजिस्लेशन, यानी कि जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा परमानेंट लॉ नागरिकता के लिए प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि 11 आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप कानून बनाइए कि किस तरीके से नागरिकता प्रदान की जाए और किस तरीके से नागरिकता छीनी जाए। ओके, दिस लेड टू सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, और ये आर्टिकल 11 जो है इसने ही सिटीजनशिप एक्ट 1955 को लेके आया। और इसमें कितने 5 कट मेथड को इंक्लूड किया। बर्थ हो गया, डिसेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, नेचुरलाइजेशन हो गया, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ ये, यानी कि भारत का ब्रांड बन गया। ठीक है, जो कि पहले भी आपको समझाया हूं मैं। ओके, बैलेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमारा क्वेश्चन है, पूछा है कैसे होगा कि आइडेंटिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी में क्या संबंध है। इसके लिए एक हमारा नेशनल आइडेंटिटी समझेंगे। बाय ऑप्टिंग फॉर सिंगल सिटीजनशिप, एक एकल नागरिकता हम स्वीकार कर रहे हैं। द मेकर एंश्योर द रीजनल लॉयल्टीज डू नॉट सुपरसीड द नेशनल बॉन्ड, reinforcing द आइडिया ऑफ इंडिया। आप ये समझिए, हम सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा नेशनल आइडेंटिटी है। अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप है, यानी कि वहाँ का स्टेट का एक अलग सिटीजनशिप है, और यूएसए का, अमेरिका का एक अलग सिटीजनशिप है। ठीक है, यानी वहाँ पे स्टेट का अलग हो गया और नेशन का अलग हो गया, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हमारे बहुत रीजनल डाइवर्सिटी है, उनकी एक लॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए कि वो जो रीजनल लॉयल्टीज़ है, जो रीजन के प्रति प्यार है, वो कहीं राष्ट्रीय प्यार से बड़ा ना हो जाए, है ना। इसलिए इन्होंने नेशनल आइडेंटिटी के लिए सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट रखा है। गुड। लेजिस्लेटिव फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में देखेंगे कि पार्लियामेंट है अमेंडेड 1955 एक्ट मल्टीपल टाइम, यानी कि 1986 में समझाया हूँ, 2003 समझाया हूँ, 2005 आपको बताया हूँ, 2015, 2019, टू एड्रेस इवॉल्विंग challenges like illegal migration and aspiration of the Indian डायस्पोरा, यानी कि जो अवैध प्रवास है और जो हमारे प्रवासी भारतीय की जो अपेक्षाएं हैं उनको फुलफिल करने के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें लेके आई गई हैं और अमेंडमेंट हुआ है। ओवरसीज सिटीजनशिप के बारे में देखेंगे, यानी द इंट्रोडक्शन ऑफ ओसीआई जो अक्षय कुमार को मिला, कार्ल होल्डर्स डेमोन्स्ट्रेट फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ डायस्पोरा टू कंट्रीब्यूट द इंडिया ग्रोथ विदाउट द ग्रांटेड पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि जैसा आपको बताया कि जो ओसीआई हैं वो क्या करेंगे कि यहाँ पे काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, इनकम टैक्स भर सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल राइट्स है उनके पास नहीं रहेगा, यानी कि वोट नहीं दे सकते। ठीक है, दे दे डू नॉट कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, उसके बाद दे कांट कंटेस्ट इन द इलेक्शन, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं जा सकते। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, उसी को 250 वर्ड्स में आपको इंक्लूड करना है। रिसेंट हमारा काउंटर्स है, यानी कि रिसेंट जो हमारा अमेंडमेंट हुआ है 2019 के बारे में आपको बताए हैं, 3, 6, 5, है ना, यानी कि 3 हमारे देश को, 6 हमारे धर्म को, और 5 साल रखा गया है। नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस 12 साल था, लेकिन इसमें 5 कर दिया गया है। और डेडलाइन है, डेडलाइन क्या है
यानी कि 31 दिसंबर 2014 में हमारे एनडीए गवर्नमेंट बनी थी, बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी, यानी कि 31 दिसंबर 2014 से परे यदि आप हैं और 5 साल रहे हैं, तो आप भारत के नागरिक कहलाएँगे, ठीक है? और ये कब से शुरू हो गया? 10 जनवरी 2020, ये सब चीज़ आपको बताया हूँ मैं। तो ये क्या है? 2019 वाला क्या है? इंट्रोड्यूस फास्ट ट्रैक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है? फॉर प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ में कौन आएँगे? 6 आएँगे, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? कहाँ से? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, अरे बांग्लादेश, ये हमारे 3 देश से। व्हाइल प्रोपोनेंट्स वाई विद ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन, क्रिटिक आर्ग्यू ओवर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ आर्टिकल 14। लेकिन आप देखते हैं कि जो हमारे क्रिटिक हैं, जो आलोचनात्मक हैं, जो अपोजिशन पार्टी है, वो कहती है कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी का कहीं न कहीं इसका अउल उसका उल्लंघन किया गया है, क्योंकि वो जो सेकुलर हमारा वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1986 से ऐड किया गया था हमारे प्रियम्बल में, उसको फॉलो नहीं किया गया है। श्रीलंका के जो हमारे तमिल हिंदू हैं, ठीक है? उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? जो म्यांमार के रोहिंग्या हैं, उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? ये मैं अपने से एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? सिटीजनशिप इन इंडिया इज़ नॉट अ स्टैटिक कांसेप्ट, जैसा कि आपको पता है ये डायनामिक कांसेप्ट है, यानी कि समय के अनुसार और जैसे डिमांड होगी उसके अनुसार पार्लियामेंट हमारा सिटीजनशिप एक्ट में अमेंड करेगी, सुधार करेगी और लेके आएगी। क्या करने के लिए? ठीक है, एक्विजिशन करने के लिए और टर्मिनेट करने के लिए। इसलिए बोल रहा है कि जो हमारा सिटीजनशिप इन इंडिया इज़ नॉट अ स्टैटिक कांसेप्ट बट अ डायनामिक लीगल evolution, while the core remained anchored in the principle of the universal brotherhood. Very good. The legal framework adapt to ensure national security and address historical and humanitarian complexities. अब मानवतावाद पे ज़्यादा हम विश्वास करते हैं और जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको फोकस करते हुए हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड को भी फोकस करते हैं, ठीक है? ये चीज़ें हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि यही सेम आपको मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है? क्वेश्चन आपका वही रहेगा कि भारत में नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एक प्रतिबद्ध राष्ट्रीय पहचान और लचीली कानूनों के बीच एक संतुलन बैलेंस बनाकर दर्शाता है, ठीक है? नागरिकता अधिनियम 1955 और हालिया संशोधनों के आलोक में चर्चा कीजिए, ठीक है? आपको बताया हूँ मैं प्रस्तावना इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे कि नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों को दर्शाती है, जिसमें विशिष्ट अधिकार और कर्तव्य शामिल होते हैं। भारत में अनुच्छेद 5 से 11 पार्ट 2 में ये नियंत्रित करते हैं। संघीय राष्ट्रों के विपरीत भारतीय राष्ट्रीय बंधुत्व और एकता को बढ़ावा देने के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है। ये संवैधानिक और कानूनी ढांचा क्या है? संविधान ने नागरिकता के लिए कोई अस्थायी कानून प्रदान नहीं किया, जो कि पहले बताया। इसके बजाय अनुच्छेद जो 11 है, ने संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया। इसी के परिणाम स्वरूप जो है नागरिकता अधिनियम 1955 अस्तित्व में आया, जो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों से वर्णन करता है, ठीक है? और जो हमारा ब्रांड है, जो इंग्लिश में समझाया हूँ, उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ओके? और राष्ट्रीय पहचान, एकल नागरिकता जो है हमारा सिंगल सिटीजनशिप का विकल्प चुनकर संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि क्षेत्रीय वफादारी राष्ट्रीय बंधन से ऊपर न हो, जिससे भारत की अवधारणा मजबूत रहे। समझ में आ गया आपको? ओके। विधायी लचीलापन, आपको पता है कि जितने अमेंडमेंट होते हैं, कई बार संशोधन जो हुआ है, ये सब लचीलापन को इंडिकेट करता है। विदेशी नागरिकता ओसीआई अक्षय कुमार को याद कीजिएगा, ठीक है? के राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, ठीक है? हालिया 2019 के बारे में बात हो रही है कि हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों, इसमें 6 आते हैं, हिंदू, सिख, जौन, ईसाई के लिए प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया तेज किया गया। वहाँ जहाँ समर्थकों ने इसे मानवीय दायित्व माना है, वहीं आलोचकों ने अनुच्छेद 14 के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर इसके प्रभाव को लेकर तर्क भी दिए हैं, ठीक है? निष्कर्ष लिखेंगे, भारत में नागरिकता एक स्थिर अवधारणा नहीं है, बल्कि एक गतिशील कानूनी विकास है, जबकि इसका मूल सार्वभौमिक जो हमारी यूनिवर्सल ब्रदरहुड है ना? भाईचारे के सिद्धांत में निहित है। इसका कानूनी ढांचा ढांचा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐतिहासिक एवं माननीय जटिलताओं को हल करने के लिए खुद को ढालता रहता है, ठीक है? तो ये था आपका हिंदी और इंग्लिश में 250 वर्ड्स में, है ना? आपको आंसर लिख के मैंने इसको समझाया है, ठीक है? ओके? फिर हम देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, आपको जो एक्सप्लेन किया हूँ मैं पॉइंट वाइज़, ये आप
पूरा याद करना है, रिमेंबर करना है। रिमेंबर याद करने के बाद जस्ट यू हैव टू मेमोराइज। आप उसको फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस एग्ज़ाम की पीवाईक्यू आपको मिलेंगे। उन पीवाईक्यू से जो भी हम पॉलिटी क्लास हम लेते हैं, स्पेशली जो अभी सिटीजनशिप चल रहा है, इसके क्वेश्चन लेके आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। विश्वास मानिए, आप बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेके जाएंगे। ठीक है। और तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसे ही पॉलिटिकल की जो कंसेप्ट हैं पॉलिटी के, है ना, उसको समझने के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए। मैंने पॉलिटी का जो सेगमेंट है, जो स्पेशली जो सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन डे एग्जाम में, उन सभी को मैंने डिसाइड किया है कि 30-35 क्लास में पॉलिटी का पूरा सेगमेंट खत्म करूंगा। अभी 5-6 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। ठीक है। 25-30 क्लास और चलेंगी। ठीक है। ये पूरी क्लास खत्म कर दूंगा, पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है। उसको कंसेप्ट समझने के बाद, मेमोराइज करने के बाद, आप अच्छे से क्वेश्चन टैकल कर ले जाएंगे। ओके। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। धन्यवाद।